गुड इवनिंग बच्चों। जो फिजिक्स की टेस्ट सीरीज है उसमें जो 17th टेस्ट था उसका हम लोग आधा डिस्कशन कर चुके थे और अभी बाद के 25 क्वेश्चन बाकी हैं, बाद के 20 क्वेश्चन बाकी हैं, तो उनको हम लोग अभी तुरंत के तुरंत डिस्कस करेंगे। 26 क्वेश्चन आप देखिए, इसमें एक रीजन है, एक क्षेत्र है। ये देखिए, ये जगह है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एंट्री कराया जा रहा है और आगे जाकर यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ बनी हुई है। और क्वेश्चन है कि क्या ये चार्ज पार्टिकल सीधे जा सकता है, क्या ये इस होल को पास कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में एक ये बात देखिए कि जहां पर बी लिखा है वहां पर ई करिए और जहां पर ई लिखा है वहां पर बी करिए, तब आपका सी ऑप्शन सही होगा। अदरवाइज अगर ऐसे ही बनाए रखेंगे तो ऑप्शन ए सही होगा। तो आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पर बी की जगह पर ई कर लीजिए और ई की जगह पर बी कर लीजिए, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है प्रिंट हुआ है उसमें एरर हुई है। तो देखिए, जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से पास होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इधर लगेगा ई की डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल के चलने की वजह से जो करंट बनेगा वो इधर बनेगा, और करंट जब इधर बनेगा तो ये रूल हमको ये बता रहा है, ये देखिए बी की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। बाहर मतलब ये हो गया, ये देखिए ये इन है और हाँ ये जो है वो इन है और ये जो है ये वो आउट है। तो एफ ई जो होगा वो ई की डायरेक्शन में लगेगा और जो एफ एम होगा वो फ्लेमिंग के रूल से हम लोगों ने देखा, फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में और थंब को करंट की डायरेक्शन में किया तो फोर्स लगा बाहर की ओर, और अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अगर बैलेंस करेंगे तो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा और सीधे होल से पास हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं Q इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो Q से Q हम कैंसिल करेंगे और V इज इक्वल टू E अपॉन B, ये रिलेशन आपका बनेगा अनडिफ्लेक्शन कंडीशन में। सवाल अच्छा है, करेक्शन कर लीजिए प्लीज, यहाँ पर E कर लीजिए B की जगह पर, और ये करेक्शन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये अच्छा है। और अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही प्रिंट रहा, छपा रहा और आपने कभी रिवीजन किया तो ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, इसलिए तुरंत करेक्शन करिए। जहां पर बी छप गया है वहां ई करिए और जहां पे ई छप गया वहां बी करिए। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है और ऑप्शन सी होगा। Two particles x and y having equal charges after being accelerated through same potential difference, उसके बाद ये एंट्री करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंड डिस्क्राइब करते हैं सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2। तो उनके मासेस का रेशियो हमको फाइंड करना है। पहली बात तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट कराएंगे, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमने आपको दिखाया, जब हम पार्टिकल को एक्सिलरेट कराएंगे दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो जब दोनों यहाँ पहुंचेंगे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाती है, Q डेल्टा V की मदद से निकाली जाती है, और दोनों पर चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? ओके। इसके बाद इस जगह पर आकर ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ गई है और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर गए हैं, और एंट्री करने के बाद इनका पाथ कैसा होगा, इनका पाथ होगा सर्कुलर। ये देखिए एक का रेडियस r1 होगा और एक का रेडियस r2 होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला आप देखें तो आपको समझ में आए। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यू बी, दूसरा फॉर्मूला होता है मोमेंटम अपॉन क्यू बी, है ना, और तीसरा फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी। तो देखिए चार्ज दोनों के लिए सेम है, बी दोनों के लिए सेम है, के दोनों के लिए सेम है, तो जो रेडियस हुआ वो अंडर रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। क्वेश्चन ये अच्छा है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से r1 अपॉन r2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन m2।
इस तरीके से हम स्क्वायर करेंगे तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 बाई M2। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मास का रेशियो होगा वो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में होगा। M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। हमने स्मॉल r लिया है रेडियस को, ऑप्शन में हमारे कैपिटल R लिया गया है, इसलिए आप कैपिटल R करके आंसर बना सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट कराए गए। फिर से वही बात आ गई, देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने शो किया और ये 3 पार्टिकल हैं, तीनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तीनों को हमने यहाँ से एक्सिलरेट कराया। तो जब ये यहाँ तीनों के तीनों यहाँ पहुँचेंगे तो इन तीनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी सेम। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, तीनों के चार्ज अलग अलग हैं। चलिए उसके बाद इनको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया गया। K1, K2, K3 इनकी काइनेटिक एनर्जीज हैं, चार्ज रिस्पेक्टिवली Q1, Q2 और Q3 हो गए। तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है बताइए, Q डेल्टा V होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, यानी कि Q प्रोटॉन, Q ड्यूट्रॉन और K अल्फा पार्टिकल का जो अनुपात होगा वो इनके इनके चार्जेस के रेशियो में होगा, यानी कि E होगा, ड्यूट्रॉन का भी चार्ज E और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E। सो दिस बिकम 1:1:2 हो गया आराम से। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों ने क्वेश्चन गलत किया होगा, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मूविंग चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टू, किसी भी मूविंग चार्ज को एनर्जी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल सकती है, मैग्नेटिक फील्ड से कभी भी एनर्जी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल पर वर्क नहीं करता और पार्टिकल पर वर्क ना करने की वजह से वो कभी उसको काइनेटिक एनर्जी का गेन नहीं करा सकता, पावर डिलीवर नहीं कर सकता। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसी फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट या रिटार्ड कर सकती है। तो आंसर क्या होगा बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड कभी ये नहीं कर सकती, बोथ होएगा नहीं, क्योंकि बोथ में ये भी है, नन भी नहीं, क्योंकि पहला ऑप्शन सही है, तो बाकी तीनों यहाँ पर ऑप्शन गलत है। 2 mega electron volt proton is moving perpendicular to uniform magnetic field of 2.5 Tesla. The force on proton पर कितना फोर्स लगेगा? Mega electron volt proton is moving perpendicular to the uniform magnetic field. The force on proton किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, QVB। और यहाँ पर प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और फोर्स जो होगा वो mv²/r भी होगा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो फोर्स को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका हो सकता है QVB और दूसरा तरीका हो सकता है mv²/r। तो ये सेकंड तरीका तो यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv², यहाँ से हम v निकाल लेंगे। दिस इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन को हमने कन्वर्ट किया जूल में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है। हाफ प्रोटॉन है या प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास 1.67 into 10⁻⁻27 हाफ m एंड v²। हम यहाँ से v कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैंने जैसा कि पहले कहा कि क्वेश्चन हल्का सा कैलकुलेटिव हो रहा है, हालांकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि 1.6 से 1.67 लगभग हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 को हम यहाँ लाएंगे, v² आएगा, रूट ले लेंगे तो v आ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और जब v आ जाएगा तो प्रोटॉन पर लगने वाले फोर्स को हम मैग्नेटिज्म के फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। ये देखिए ये प्रोटॉन की वेलोसिटी है और ये ऐसे घूमेगा और इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू आप रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी आप वहां से निकाल के लिख लेंगे, बी की वैल्यू 2.5 टेस्ला, और एंगल विल बी 90 बिकॉज वेलोसिटी ऑन द पेपर है और फील्ड बेटा इनटू द पेपर है, जिसकी वजह से जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। एंगल बिटवीन वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और फील्ड इनसाइड है, इसलिए थीटा 90 होगा। सो दिस विल बी आंसर, दिस साइन 90 विल बी इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत हल्का सा कैलकुलेटिव हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। चलिए आप ऐसा कर लीजिए कि ये डायरेक्शन को, आप इस डायरेक्शन को ईस्ट मान लीजिए, इसको वेस्ट मान लीजिए, अपने सामने ईस्ट मान लीजिए, पीछे वेस्ट, और ये बाईं तरफ नॉर्थ होता है, आपको अंदाजा होगा, और इस तरफ क्या हो गया बताइए, साउथ हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा तो करंट किधर बनेगा बताइए? करंट राइट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में बनेगा। इलेक्ट्रॉन जब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो करंट इधर बनेगा और फोर्स अपवर्ड बता रहे हैं। तो जब फील्ड इनसाइड होगा तभी फोर्स अपवर्ड होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो बताइए बी किस दिशा में होना चाहिए? बी ईस्ट डायरेक्शन में होगा और तभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आपके सामने ईस्ट है, पीछे वेस्ट है, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, और ये अप है और ये डाउन है। तो जब फील्ड ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो ये देखिए फील्ड हो गया, फिंगर फील्ड, थंब करंट, पुश करिए, फोर्स अपवर्ड, ठीक है ना। तो आंसर होगा ए, जबकि आपको जो आंसर दिया गया है वो वेस्ट दिया गया है, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन नंबर 31 को आप जरूर करेक्शन करिए, प्लीज बेटा जरूर करेक्शन करिए। ये इस पेपर में ये दो क्वेश्चन है, एक 26 और एक 31, जिसमें जो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें करेक्शन जो है वो मैंने बता दिया है। फिर से सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नॉर्थ की तरफ तो करंट बनेगा साउथ की तरफ। अब ये रूल लगाइए, फील्ड जब सामने होगा, ये देखिए, और ये करंट है, तो फोर्स अपवर्ड होगा, और तभी मैं कह रहा हूं कि फोर्स अपवर्ड तभी होगा जब फील्ड ईस्ट डायरेक्शन में हो, ना कि वेस्ट डायरेक्शन में हो। तो ये ऑप्शन जो आंसर में दिया गया है वो गलत है, और ये ऑप्शन सही है। इसको जरूर आप करेक्शन पेपर में करिए। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें ये दो वायर्स हैं, और इन दो वायर्स में एक ये वायर जो है वो नीचे की एक ये वायर है जो इसी में जुड़ा हुआ है। करंट देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ऐसे आ रहा है। तो क्वेश्चन है कि जो ये वायर है वो ए बी के कितना ऊपर इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड पेपर में आपको दिखाई जाएगी, स्लाइड में मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आ रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, और इसका वेट लगेगा बोलो नीचे की तरफ, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तब ये तार जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू mg। मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई बीच की दूरी d। हाँ, इन दोनों के बीच की दूरी d जो है फाइंड करनी है, और इस तार की लंबाई l इक्वल टू mg। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, 10⁻⁻7, उसके बाद देखिए 2, उसके बाद देखिए I1 50, I2 भी 50 है, d हमें कैलकुलेट करना है। जो तार की लंबाई है वो भी 50, लेकिन सेंटीमीटर में दी हुई है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मास 1 ग्राम है जिसको किलोग्राम में, और जी की वैल्यू 10 कर लिया। पूरा काम हमने एसआई में कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए ये 10⁻⁻2 तो लेफ्ट राइट से कैंसिल हो जाएंगे,
हाँ वो कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखिए 50 और ये हो गया 100, तो ये हो गया पूरा पूरा 25 के ऊपर 1 2 3 1 2 3 और ये 100 वाला 4 जीरो और इंटू 10⁻⁻7 अपॉन d इज इक्वल टू 1। सो d इज इक्वल टू 25,0,0,0,0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये 25 इंटू 10⁻³ मीटर बोला जा सकता है, जिसको हम लोग 25 मिलीमीटर कह सकते हैं। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेटिव भी नहीं है। सॉल्यूशन सब समझ में आ रहा है ना? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। तो कह रहे हैं कि ये इस वायर का मोशन कैसा होगा। अब देखिए I1 की वजह से यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पर फील्ड वीक होगा और आगे जाकर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा वीक होगा। इसलिए इस वायर पर जिसमें I2 करंट बह रही है, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा वैल्यू का होगा, यहाँ पर फोर्स कम और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू और कम होगी। तीनों फोर्स ऊपर होंगे तो ये वायर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, लेकिन क्योंकि इधर के फोर्सेस बड़े हैं और इधर के फोर्सेस छोटे हैं तो ये पार्ट ज़्यादा चलेगा और ये पार्ट कम और ये पार्ट उससे भी कम चलेगा। यानी कि वायर इस प्रकार से ऊपर भी भागेगा और दाईं तरफ भी मुड़ेगा, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन विद रोटेटरी मोशन, दोनों मोशन करेगा। द रॉड CD विल मूव अपवर्ड एंड टर्न क्लॉकवाइज एट द सेम टाइम। किसी भी समय देखा जाए तो ये जो वायर है जिसमें करंट I2 है वो ऊपर की तरफ उठ भी रहा होगा और दाईं तरफ टर्न भी हो रहा होगा। क्वेश्चन अच्छा है, थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज इन ऑर्बिटरी ओरिएंटेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। चलिए ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये मान लीजिए इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और ये एक रैंडम फील्ड में है। रैंडम फील्ड का मतलब है आप फील्ड कैसी भी बना दीजिए, ये लीजिए मैंने फील्ड बना दी है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। अब गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ यहाँ पर है कि इस रिंग को, सर्कुलर वायर को अपने एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। ऐसे घुमा रहे हैं, कितने डिग्री? कितने डिग्री भाई? 30 डिग्री घुमा रहे हैं। तो ऐसे घुमाने में M मूव नहीं करेगा। जब M रोटेट नहीं करेगा तो M और B के बीच का एंगल चेंज नहीं होगा और ऐसे में इसको घुमाने में हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। वर्क तब करना पड़ता है जब M और B के बीच का पुराना एंगल कुछ और हो और नया एंगल कुछ और हो। लेकिन घुमा कैसे रहे हैं? ये है रिंग और ऐसे ही घुमा दे रहे हैं। तो ऐसे ही घुमा देने पर M वहीं का वहीं रहेगा और B जैसा था वैसा रहेगा, तो उनके बीच का एंगल चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से W बराबर MB फॉर्मूला याद करिए, cos θ1 पुराना एंगल और cos θ2 M और B के बीच का नया एंगल, पर ये दोनों एंगल 30 ही रहेंगे, इसलिए वर्क डन का आंसर कितना होगा? 0। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग काफी लोगों ने इसको गलत किया होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। यहाँ पर थ्री मैग्नेट्स को शो किया गया है। इसका मोमेंट M1 देख लीजिए, इसका मोमेंट M2 देख लीजिए। हमें रिजल्टेंट बनाना है इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देख लीजिए, M1 M2 कर लीजिए, इसको M3 कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो नेट M होगा वो इन तीनों का, जो रिजल्टेंट होगा वो इन तीनों का वेक्टर सम होगा, है ना। वेक्टर सम होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, M1 प्लस M2, या आप कह दीजिए M2 प्लस M1 किसके बराबर होगा? M3 के बराबर होगा और ये एक M3 पहले से चला आ रहा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, M2 वेक्टर M2 प्लस M1, ये हो गया ट्रायंगल लॉ, M2 प्लस M1 इज इक्वल टू M3, so this become 2M3 vector
दोनों तरफ का मॉड ले लीजिए, तो इधर m बन गया और इधर 2 मॉड ले लीजिए भाई। तो m वेक्टर का मॉड m हो गया और 2 और m3 का मॉड m3 हो गया। और m3 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये नेट m है। नेट m जो होगा वो 2m3 का मॉड कितना बताइए, m है, तो आंसर आएगा आपका 2m। क्वेश्चन अच्छा है, कई लोगों का गलत हुआ है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। जिन लोगों को वेक्टर के बारे में जानकारी है उनका तो बिल्कुल सही हो ही गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट जब वाइब्रेट करता है तो उसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√I/m/b होता है। और अगर b हॉरिजेंटल है तो bh लिखेंगे, है ना, और अगर b वर्टिकल होगा तो bv लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पर सभी ऑप्शन में bh लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन चॉइस हो चुका है 2π√I/mb। ओके, फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था। कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को वाइब्रेट कराया गया, टाइम पीरियड 2 सेकेंड था। अब उसकी पोल स्ट्रेंथ को डबल कर दिया गया। अब ये भी मैंने बताया t इज इक्वल टू 2π√I/mb, तो पोल स्ट्रेंथ को डबल कर दिया गया। जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट डाइपोल मोमेंट के इन्वर्सली है, और ये जो होता है वो पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और ये पोल स्ट्रेंथ है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वो पोल स्ट्रेंथ के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि T1/T2 इज इक्वल टू √m2/m1। बाद में पोल स्ट्रेंथ को 4 गुना बढ़ा दिया, 4m, और पहले कितना था बताइए, m। टाइम पीरियड T1 2 सेकेंड था और T2 हमको फाइंड करना है, तो 2/T2 इज इक्वल टू √4। इस तरीके से 2/T2 इज इक्वल टू √4 यानी कि 2। सो T2 इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। ठीक है ना, तो नया टाइम पीरियड कितने सेकेंड होगा, 1 सेकेंड होगा। ये सोल्यूशन समझ में आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो m है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, टाइम पीरियड अंडर रूट कैपिटल M के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, कैपिटल M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। काफ़ी लोगों का सही हुआ होगा, बहुत कम ही लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, आई थिंक सो। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेबिलिटी विद टेम्परेचर फॉर डाया, नो, डाया की जो ससेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, पैरा की डिपेंड करती है और फेरो की भी डिपेंड करती है। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। केवल डाया ही ऐसे हैं जिनकी ससेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से चेंज नहीं होती। तो टेम्परेचर के बदलने से ससेबिलिटी में नो चेंज वाला ग्राफ चॉइस करिए। यहाँ पर ग्राफ स्लाइड में कंप्लीट दिख नहीं रहे हैं, आपका जो ग्राफ ये आपको मिले उसको आप लोग सही करेंगे। ये क्वेश्चन जिन लोगों को थ्योरी का अच्छा ज्ञान है, अच्छे कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस जिन्होंने की हैं, उनको ये पक्का ही पता होगा। हमारे मैग्नेटिज्म के एकदम आखिरी लेक्चर में डाया, पैरा और फेरो और मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस पढ़ाया जाता है, जिसमें डाया के बारे में ये बात बताई गई है और पैरा और फेरो के बारे में भी बताया गया कि उनकी जो ससेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, लेकिन डाया में डिपेंडेंसी नहीं है। मैग्नेटिक ससेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, बिल्कुल डाया की होती है। डाया की मैग्नेटिक ससेबिलिटी जो होती है वो स्मॉल होती है और निगेटिव होती है, और इसकी वैल्यू माइनस का 0.00001 के आसपास होती है। ठीक है ना, तो कौन सा हो गया, डाया हो गया। ये भी क्वेश्चन थ्योरी का था। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, फीबली अट्रैक्ट कभी नहीं। डाया जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उनको रिपेल करती है। डाया मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डाया का अपोज करती है। तो
फीबली अट्रैक्टेड, नो। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड तो है ही नहीं है, फीबली रिपेल्ड हो गया। स्ट्रांगली रिपेल्ड, स्ट्रांगली गलत हो गया, क्योंकि डाया कमजोर चुंबक बनते हैं और इसलिए वो बहुत ही फीबली रिपेल करते हैं, कभी भी स्ट्रांगली रिपेल नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, कुछ लोगों का गलत होने के चांस है। If a diametric substance is brought near north pole और साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट किए जाएंगे, कभी नहीं। डाया रिपेल किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल एंड अट्रैक्ट बाय साउथ पोल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किसी भी पोल के पास जाएंगे रिपेल ही किए जाएंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनको रिपेल करती है, तो ये नॉर्थ पोल के पास जाएंगे तो वहां भी भगा दिए जाएंगे, साउथ पोल के पास जाएंगे तो वहां से भी रिपेल कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। एक पोल से अट्रैक्ट, दूसरे पोल से रिपेल, वो ऊपरी वाली बात हो गई, तो फिर ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों पोल से रिपेल किए जाएंगे। स्टेटमेंट इलेक्ट्रोलाइट आर मोर कंडक्टिंग देन मेटल, क्या बात कर रहे हो भैया? ऐसा कभी होता है? इलेक्ट्रोलाइट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है ना। और हाँ, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, जैसे HCl, और ये देखिए कोई मेटल है, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं और बहुत तेज चलने की टेंडेंसी रखते हैं जब हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी हम बैटरी लगाएंगे तो करंट तो दोनों में बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में कम करंट बनेगा, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत भारी होते हैं, मूवमेंट स्लो होता है, तो करंट भी स्लो बनता है, करंट भी कम बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन मूव फास्टर देन आयंस, ये सही हो गया। तो कौन सा सही होगा? स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, सब लोगों ने सही किया होगा। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ कंडक्टर पर, दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ए सेकंड थर्ड दोनों होंगे, ऐसा करते ही हमारा सेकंड ऑप्शन चॉइस हो जाता है। उसके बाद हम चॉइस करें या ना करें, फिर भी हम कर रहे हैं। बी में कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, बिल्कुल कंडक्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करती है कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है, ये देखो कंडक्टेंस वो 1 रेजिस्टेंस होता है, यानी कि 1/ρl/a, तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई पे भी डिपेंड करता है और पदार्थ के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो जो बी होगा वो फर्स्ट से भी मैच करेगा और सेकंड से भी मैच करेगा और थर्ड से भी मैच करेगा। ये देखिए, तो और ज़्यादा पक्का हो गया कि सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। फिर भी हम लोग थर्ड ऑप्शन पर विचार करेंगे। थर्ड ऑप्शन में सी ऑप्शन, फॉर अ कंडक्टर ऑफ गिवन डायमेंशन एंड गिवन टेम्परेचर, यानी कि डायमेंशन फिक्स है और टेम्परेचर भी फिक्स है। तो करंट डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करेगी? करंट डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करेगी? सी ऑप्शन किससे किससे मैच करेगा? तो ये 3 से मैच करेगा और 4 से मैच करेगा। करंट डेंसिटी नेचर ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगी। E = ρj, तो करंट डेंसिटी J देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी और रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगी, और ये जो होगी वो E/ρ के डायरेक्टली होगी, और अगर E/ρ के डायरेक्टली होगी तो ये E/ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली होगी, और रेजिस्टेंस पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होता ही चला जा रहा है। डी है, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ गिवन लेंथ, करंट इन इट विल डिपेंड्स ऑन। करंट किन बातों पर डिपेंड करेगा? 1 2 3 डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि डेल्टा V = IR, तो I = डेल्टा V/R, डेल्टा V/ρl/a,
ए कहाँ जाएगा बताइए, ऊपर। डेल्टा वी सेम है तो डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, और रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि नेचर ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करेगा। तो एक्चुअली मैचिंग द कॉलम में ये ट्रिक होती है कि सबसे पहले जो मैच कर जाए, है ना, उसी को देख लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले मेरा मैच कर गया था ए विद सेकेंड थर्ड, और कहीं भी ए सेकेंड थर्ड से मैच नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं बोर्ड में तो सारा चारों को मैच कराते हैं, लेकिन जब एग्जाम देते वक्त आप ऐसा करें तो पहला मैचिंग आपको जब मिल जाए तो पहला मैचिंग को चेक करके भी आप ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं क्योंकि केवल सेकंड ऑप्शन में ही ए सेकंड और थर्ड से मैच कर रहा है और किसी में कर ही नहीं रहा है, और ये सही भी है, इसलिए सेकंड ऑप्शन को आप जल्दी से सही कर सकते थे। ये क्वेश्चन काफी लोगों ने छोड़ दिया होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होता है ई टाउ बाई एम इंटू ई। हो गया भैया ए का थर्ड। अब इसमें हमें और चेक करना पड़ेगा क्योंकि ए का सेकंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बराबर ई टाउ बाई एम इंटू ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी थर्ड से मैच करेगा। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एम अपॉन नो रजिस्टिविटी फोर्थ से मैच करेगी क्योंकि E इज इक्वल टू रो जे, सो रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। बी मैच करेगा फोर्थ से, ए थर्ड से, बी फोर्थ से, और कहीं है नहीं है। ऑप्शन 1 सही होगा। जरा इसको मुझे चेक करने दीजिए एक बार। ए थर्ड से मैच करेगा इसमें। अभी मैं बता रहा हूं, इसमें फोर्थ ऑप्शन टिक कराया गया है लेकिन फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं। ना बिल्कुल नहीं। फोर्थ ऑप्शन टिक कराया गया, आंसर में दिया गया, लेकिन फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, कतई नहीं होगा। रिलैक्सेशन टाइम, ये लीजिए रिलैक्सेशन टाइम एम अपॉन एनी स्क्वायर रो, बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी फर्स्ट से मैच करेगा, ए थर्ड से, बी फोर्थ से, सी सेकंड, नो सी फर्स्ट, थर्ड सेकंड फोर्थ, नो सी मैच विद फर्स्ट एंड करंट डेंसिटी। ये देखिए आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और जे बराबर होता है आई अपॉन ए, तो ए हटा दीजिए तो क्या बनेगा, एन ई वी डी। ओके, तो करंट डेंसिटी मैच करेगी आपकी जाकर किससे बताइए, सेकंड से। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं ए थर्ड, ठीक है ना, जो सही आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट एंड डी सेकंड। ये सही मैचिंग है। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड लिखा है, नो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। ए सेकंड से मैच करा रहे हैं, अरे भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ भी लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्लीज आप ये नया आंसर नोट करिए, जल्दी करिए प्लीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इन चारों में। आप इस नए आंसर को नोट करिए प्लीज, जरूर नोट करिएगा। हम तो खैर आगे बढ़ जाएंगे, आप इसको नोट करिएगा जरूर, ठीक है ना। ये सही मैचिंग है और इन चारों में कोई भी मैचिंग सही नहीं है। 45, अ सोलेनोइड कैरिंग करंट इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, बिल्कुल सही बात है।
एक सोलेनोइड जो होती है वो बार मैग्नेट की जैसी होती है, उसके एक तरफ नॉर्थ पोल बनता है, एक तरफ साउथ पोल बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलकर साउथ में ऐसे घूमकर क्लोज कर्व बनाती है। और बिल्कुल ऐसा ही बार मैग्नेट में भी होता है। अगर आप अपने नोट्स में, अपनी किताब में बार मैग्नेट का फील्ड डायग्राम देखें, मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम देखें, तो नॉर्थ से निकलकर साउथ में ऐसे जाती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में ऐसे, नॉर्थ से निकलकर साउथ में ऐसे, नॉर्थ से निकलकर साउथ में ऐसे क्लोज कर्व। तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। रीजन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड रिजेंबल एग्जैक्टली फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion। बिल्कुल सही है। तो इस पेपर में मैं आपको बताऊं कि 26 क्वेश्चन में आपको ई की जगह बी और बी की जगह पर ई करना है और सी ऑप्शन सही करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन वेस्ट नहीं बल्कि ईस्ट होगा। और इस 45 नंबर क्वेश्चन में नहीं, 45 नहीं, 44 वाले क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शन सही ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको ये नया आंसर नोट करना है अपने टेस्ट पेपर में। तो ये आपका जो फिजिक्स की टेस्ट सीरीज का 17 पेपर था वो पूरा डिस्कस हो चुका है दो पार्ट में, 1 to 25 एंड फिर 26 से लेके 45। तैयारी करते रहिए। जैसे आज भी फिजिक्स की टेस्ट सीरीज का 18वां पेपर हुआ है, जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। एक पार्ट 25, एक पार्ट 25, कल दोनों पार्ट आपको थ्रो करेंगे। पढ़ते रहिए, डेली न्यूमेरिकल लगाते रहिए। 19वें टेस्ट की तैयारी कल से ही शुरू कर दीजिए। कुछ लोगों ने आज से ही हो सकता है शुरू कर दी हो। अगर आज आप रिलैक्स कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कल से तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे कि अगले पेपर में जो टॉपिक आ रहे हैं वो आपको थोड़ा सा इजीली तैयार हो जाएं। अगर आप वेडनेसडे या थर्सडे को तैयारी शुरू करेंगे तो आप इतनी 2 दिन में इतना रिकवर हो सकता है ना भी कर पाए। कुछ बच्चे कर भी सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी कर पाएंगे। तो जिस दिन टेस्ट हुआ करे उस दिन शाम से या अगले दिन से अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दिया करिए। पेपर की तैयारी क्वेश्चन के जरिए की जाती है। क्वेश्चन लगाइए, जब कोई क्वेश्चन फंसे तो उसके कॉन्सेप्ट को अपनी बुक या नोट्स में देखिए, उसको समझिए कि मुझसे क्यों गलती हो गई, मुझे ये बात क्यों नहीं याद आई। इस प्रकार से अगले 2-2.5 महीने तक आप अगर करते रहेंगे तो आप बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। थैंक यू।